ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये हमारा आज का सारा टॉपिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्या होता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके। तो उन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, मैं कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपका H2O का। तो H2O हमने ले लिया। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं CO2 का। तो CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता होगा कि यहाँ पे C और O ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कार्बन का, यहाँ हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो केमिस्ट्री का पार्ट है आपका, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। लेकिन यहाँ पे मैं ये बॉन्ड मत समझना, तुम सिर्फ ये देखना कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं और यहाँ पे एक कार्बन है आपका। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल और लेते हैं CH4। तो ये कुछ ऐसा होता होगा CH, इस तरीके का। ये तीन मॉलिक्यूल का एग्जांपल्स हमने ले लिया है। अब इन मॉलिक्यूल में हमको क्या देखना है कि जैसे हमको पता होता है कि जो H होता है आपका, हाइड्रोजन होता है, उस पे चार्ज +1 और यहाँ -2 वैलेंसी वगैरह इसकी होती है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे -2 और यहाँ होता है कुछ +4। यहाँ पे ऐसे ही -1 और यहाँ पे +4। तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर इनका होता है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे मैं फर्स्ट ही एग्जांपल की बात करता हूं। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी आपका पॉजिटिव चार्ज, तो सारे पॉजिटिव चार्ज को हमने देख लिया यहाँ पे। और दोनों पॉजिटिव चार्ज का अगर मैं सेंटर निकालना चाहूं, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप उसका सेंटर ऑफ चार्ज निकालना चाहो, जैसे हम क्या करते थे +1 क्लास में, आपको याद होगा, एक मास यहाँ रखा है और एक मास मान लेते हैं यहाँ पे रखा है, और M1 और M2 दोनों अगर इक्वल हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सेंटर पे आ जाता है। ठीक है। अगर अलग अलग सिचुएशन बन रही है तो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती थी। ठीक है, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक सेकंड। ओके, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। और हमारे पास बहुत सारे मास होते थे और उनका हम एक सेंटर ऑफ मास निकालते थे। तो यहाँ पे कैसे निकालते थे हम, वो जैसे मान लेते हैं एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे मान लेते हैं, ये मास है M1, ये मास है M2। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है आपके x2 y2। और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर इनका कोई सेंटर ऑफ मास होता था। और उस सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हम मानते थे वो कैपिटल एक्स वाई, हमने ऐसा करके मान लिया। ठीक है। और अगर आप ये सेंटर देखो, अगर ये इक्वल है तो सिंपल है बहुत, ये मास m, ये मास m, दोनों मास इक्वल हैं, तो बिल्कुल इनके बीच में इनका सेंटर ऑफ मास आ जाता था। लेकिन अगर ये मास ज्यादा है और ये मास कम है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी पोर्शन की तरफ आपका आता था। तो यहां भी सेंटर ऑफ मास हैवी पोर्शन की तरफ है अगर M2 आपका बड़ा है तो। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे आप, जैसे आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो आप कैसे निकालते थे, आप निकालते थे M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते थे सेंटर ऑफ मास का, M1 y1 M2 y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो इसी तरीके से आपका एक कंसेप्ट होता है सेंटर ऑफ चार्ज का। एक चार्ज आपका यहां है, एक चार्ज आपका यहां है, एक चार्ज आपका यहां भी है। तो अगर आपको सेंटर ऑफ चार्ज निकालना है तो भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला है। जहां पे हम मास की बात कर रहे हैं वहां पे बस आपका क्या आ जाने वाला है, चार्ज आ जाने वाला है। तो जैसे हम अब की बार ऐसा करेंगे कि यहां एक चार्ज Q2 जिसके कोऑर्डिनेट आपके x2 y2 है, और यहां एक चार्ज आपका Q1 जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। और यहां इनका कोई सेंटर
इस चार्ज का सेंटर, ये भी पॉजिटिव लिया मैंने, ये भी पॉजिटिव ही लिया है, एक जैसे चार्जेस का सेंटर निकाल रहा हूं मैं, पॉजिटिव का सेंटर निकाल रहा हूं, नेगेटिव का भी सेंटर निकाल रहा हूं। तो यहां कहीं मान लेते हैं इसका सेंटर आ गया, सेंटर ऑफ चार्ज आ गया कि कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां है, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां है, लेकिन वो पॉइंट कहां है जहां सारा का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, इसी को तो हम सेंटर ऑफ चार्ज बोलेंगे। तो उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे, पहले था m1 x1, तो अब की बार होगा q1 x1 q2 x2 डिवाइडेड बाय q1 प्लस q2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, q1 y1 q2 y2 डिवाइडेड बाय q1 प्लस q2। तो ये आपके फॉर्मूले बनेंगे। तो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ चार्ज निकाल सकते हो। ओके, तो यहां पे आपने वो काम कर लिया कि इन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ये +1 ये भी +1 है आपका, तो इनको मिलाने वाली लाइन के सेंटर पे ही तो आएगा, यही तो आएगा। ठीक है, तो ये आ गया इनका पॉजिटिव का सेंटर, तो यहाँ पॉजिटिव का सेंटर आ चुका है। नेगेटिव चार्ज तो एक ही जगह पे है, बस ये रहा, तो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ये आ चुका है। अब देखो टोटल चार्ज कितना हुआ, +1 और +1 ये हुआ, तो यहाँ पे टोटल चार्ज इस पॉइंट पे कितना माना जा सकता है, जैसे वहां पे m मास, यहाँ पे m मास था और बीच में सेंटर ऑफ मास आ गया, तो सेंटर ऑफ मास पे 2m मास हो जाता था, टोटल मास कंसंट्रेटेड वहां था। तो यहां भी कितना मास कंसंट्रेटेड है, यहाँ टोटल चार्ज है +2 कंसंट्रेटेड इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैं यहां बना लेता हूं, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को हम बना लेते हैं यहां पे, ये वाला पॉइंट। तो यहां +2 चार्ज और यहां -2 चार्ज, और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बनी हुई है। तो अब देखो ये कैसा मॉलिक्यूल आया है, H2O का ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस बनी होती है, और ये जो डिस्टेंस है हमारी वो होती है फिक्स। H2O का मॉलिक्यूल है, ऐसा तो है नहीं ये लेंथ आपकी और ये लेंथ आपकी बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है, बॉन्ड लेंथ शायद इसको बोलते हैं, तो ये इक्वल ही रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी फिक्स है और दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे की जगह पे आए हुए हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हमने देखा कि नेगेटिव -2 और -2, तो इनका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, नेगेटिव का बीच में आने वाला है। देखो इसको और इसको जोड़ने वाली लाइन -2 इक्वल है, तो इनको जोड़ने वाली जो लाइन आएगी उसके सेंटर पे ही तो होगा, तो इनका सेंटर बना यहां कहीं, और इसी सेंटर पे आपका क्या है, -2 चार्ज कंसंट्रेटेड है, सॉरी -2 ये -4 चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। ओके, अब मैं प्लस की बात करता हूं, प्लस भी तो इसी पॉइंट पे है, प्लस भी तो यही कहीं है, जहां इनको मिलाने वाली लाइन थी वहीं पे आपका +4 है चार्ज, तो इसी पॉइंट पे आपका +4 भी चार्ज कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल आया जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर के बीच में कोई डिस्टेंस बन ही नहीं रही है। यहां देखते हैं क्या हो रहा है, यहां पे देखो आप -1 -1 -1 -1, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आपको पता है -1 -1, तो इन चारों को मिला के इसके सेंटर पे ही बनने वाला है यहाँ पे, तो -4 चार्ज यहाँ पे सेंटर पे कंसंट्रेटेड हुआ यहाँ पे, और यहीं पे आपका क्या है, +4 भी है यहीं पे, तो -4 और +4 एक ही जगह पे बन गया यहाँ भी, तो यहां -4 इसी पॉइंट पे और इसी पॉइंट पे +4 भी है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी है कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको मिल सकते हैं। यहां देखो, यहां आपका क्या है, चार्जेस पोलराइज है, हम इनको ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। तो यहां पे ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसको बोलते हैं हम डाइपोल, इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल, समझ रहे हो आप। ओके, तो यहां पे ये जो मॉलिक्यूल आया है जहां पे डिस्टेंसेस बनी हुई है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर के बीच में, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल।
तो ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती, उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये होते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो वो भी पोलर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे इन मॉलिक्यूल्स को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कुछ ऐसा हुआ, एक तरफ आपकी पॉजिटिव प्लेट मैंने ले ली, एक तरफ मान लेते हैं नेगेटिव प्लेट हमने ले ली, ठीक है, और यहां पे वो मॉलिक्यूल रख दिया हमने, तो होगा क्या, जो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल आपने रखा था जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पे था, लेकिन अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल की शेप कुछ अब ऐसी बन जाएगी, जो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ चार्ज है वो इस तरफ आ जाएगा कुछ पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर है, चार्ज सेंटर ऑफ चार्ज है, वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो ये भी एक फिक्स डिस्टेंस यहां पे भी बन जाएगी इनके बीच में भी। तो एक फिक्स डिस्टेंस और इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो ये क्या बन जाएगा, एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन फिलहाल हमको उसकी ज्यादा बात नहीं करनी है, तो हम पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। तो आपको समझ आ गया होगा पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होंगे। एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होती है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, और इन मॉलिक्यूल के पास, पोलर मॉलिक्यूल के पास बना लेते हैं एक पोलर मॉलिक्यूल, तो यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज और यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को नॉर्मली हम 2a से डिनोट करते हैं। तो जैसे ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, तो a डिस्टेंस ये, तो टोटल डिस्टेंस 2a। तो फिक्स डिस्टेंस को कितना बोलने वाले हैं हम, 2a डिस्टेंस बोलने वाले हैं। तो ये हमने एक पोलर मॉलिक्यूल बना लिया, और इस पोलर मॉलिक्यूल के पास एक, हम इसके साथ एक क्वांटिटी अटैच कर देते हैं इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, जो कि क्या होता है, जो कि स्ट्रेंथ को बताता है इस डाइपोल की। तो इस डाइपोल की स्ट्रेंथ को कौन बताने वाला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर आपका। और इसका जो फॉर्मूला है इस P का, वो कुछ होता है आपका आइदर ऑफ चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं। आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और आपको पता है चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो तो है 2a, और चार्ज कितना है आपका q। तो डाइपोल मोमेंट जो हमारा बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जनरली इसको डाइपोल मोमेंट भी बोल देते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो P ये क्या हुआ अपना 2aq बन गया। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, क्योंकि मैंने बताया आपको ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक वेक्टर हमने बनाया, जिस वेक्टर की लेंथ, मतलब P का मैग्नीट्यूड 2aq, ये 2aq, और इसकी डायरेक्शन देखो आप माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ हमने बनाई है, तो ये आपका P वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। आप डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हो, कि पूछ सकते हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों नहीं ली, नेगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों ली है। तो ये आपका बाय कन्वेंशन है, ठीक है ना, हमने स्टार्टिंग से ही ऐसा मानते आए हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो यही हम मानते आएंगे, इसका कोई रूल वगैरह नहीं है, ये बाय कन्वेंशन है, हमने अपनी आसानी के लिए ली हुई है ये।
ओके, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट था। अब इस डाइपोल, ये जो डाइपोल हमारा बना है, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलने वाला है और कहां कहां निकालने हम वाले हैं। तो नॉर्मली दो पोजीशन होती हैं। तो पहले वाले पोजीशन की बात करते हैं आप, जो कि होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो हम कहां निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सियल लाइन के ऊपर निकाल रहे हैं। ये एक्सियल लाइन कौन सी होती है देखना है हमको। तो आपने देखा कि ये आपका डाइपोल, यहां माइनस क्यू चार्ज, यहां प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस 2a, या फिर आप अलग अलग लिखना चाहो तो a ये है और a ये है, ये इसका सेंटर है। तो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन को ही अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा दूं, इस तरफ या फिर इस तरफ, इसी लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। ओके, और इसके सेंटर से पार होने वाली ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने खींची है जो कि डाइपोल के सेंटर से जा रही है। इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और ये होती है हमारी एक्सियल लाइन। तो इन दोनों ही लाइन के ऊपर हमको अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। एक्चुअली ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, इसके बजाय मैं इक्वेटोरियल प्लेन बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा प्लेन बनने वाला है। जब हम करेंगे तब समझ लेंगे इस बात को भी। तो फिलहाल एक्सियल लाइन के बारे में निकालते हैं, कैसे निकलने वाला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि निकालना कहाँ है, एक्सियल लाइन पे निकालना है। एक्सियल लाइन पे कितनी दूर निकालना है, तो आपको एक डिस्टेंस माननी पड़ेगी। तो यहां एक पॉइंट मान लो, और डाइपोल के सेंटर से, ये डाइपोल का सेंटर है, r डिस्टेंस दूर आपको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कितनी दूर निकालना है, तो डाइपोल से r डिस्टेंस दूर निकालना है। डाइपोल के सेंटर से हमेशा डिस्टेंसेस लेनी है आपको जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि डाइपोल से 15 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर, तो कहां से 15 कहां से 20? यहां से नहीं, ना ही यहां से, तो सेंटर से लेनी होती है आपको। ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है, आप सोच के देखो। एक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, एक पानी का एक मॉलिक्यूल जो हमको दिखाई भी नहीं देता है, तो इतनी छोटी सी डिस्टेंसेस हैं आपकी ए और ये ए, ठीक है। तो यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आपने क्या देखा, आप यहां से ये जो डिस्टेंस, ये जो चार्ज है हमारा, और ये जो चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से निकाल लो यहां पे, और इस चार्ज की वजह से यहां पे निकाल लो। दोनों को ऐड कर दो, जो भी आपका आंसर आने वाला है आ जाएगा। तो यही काम आपको करना है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहां से इस चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज है ये, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। कैसा बनेगा, पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये हमने बना दिया, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, डायरेक्शन आपने देख ली है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ने वाली है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ने वाली है। ये कैसे निकालोगे आप, तो आपने ये देख लिया कि सेंटर से यहां तक कितनी है, आर है, आर है ना ये डिस्टेंस। तो और आर में से अगर ए को माइनस कर दिया तो ये बच जाएगी, आर माइनस ए इज इक्वल टू ये। तो ये बना आर माइनस ए डिस्टेंस। इसी तरीके से इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो अंदर की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे आता है, अंदर की तरफ आता है।
ओके, तो यहाँ पे फिर से एक वेक्टर बना लेते हैं हम। तो ये एक वेक्टर हमने इस तरफ बना लिया। ओके, अब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब ये डायरेक्शन भी हमने देख ली है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। ठीक है, अब आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो आपने देखा यहां से यहां तक तो है आर, और ये और ऐड कर दो, आर में कितना बनेगा, आर प्लस ए बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी बनने वाली है, आर प्लस ए बनेगी। तो इस चार्ज से यहां तक आर माइनस ए, इस चार्ज से यहां तक आर प्लस ए। ये बात आपने नोट कर ली है यहाँ पे। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा मैंने ये वाला वेक्टर छोटा बनाया है। वेक्टर की लेंथ हमेशा मैग्नीट्यूड को शो करती है, क्योंकि ये चार्ज थोड़ा दूर था ना। मैग्नीट्यूड तो उतना ही है चार्ज का, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही बनने वाला था आपका, इसीलिए मैंने इस वेक्टर को कम डिस्टेंस कम लेंथ शो की है मैंने। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है ये देखना है हमको। तो हमने देखा कि ये आने वाला है ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर, वेक्टर के तरीके से हम इनको सोल्व कर लेंगे ना। तो दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, तो इसमें से ये माइनस कर दो आप, तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यही बनने वाला है। यहां से इन दोनों की वैल्यूज रख लो। तो वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0, जिसको हम k से भी लिख लेते हैं, q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वही काम हमको करना है। तो यहाँ पे k 1/4πε0 चार्ज, ये प्लस क्यू वाला है, तो प्लस क्यू वाला कितना चार्ज है आपका, तो चार्ज आपका प्लस क्यू ही है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस ए है आपकी, तो r माइनस ए का स्क्वायर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो फिर से आपका 1/4πε0 क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी बार, r प्लस ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये वाला सारा फैक्टर आएगा। और अगर मैं साथ में डायरेक्शन भी अटैच करना चाहूं इस फॉर्मूले के साथ, एक वेक्टर फॉर्मूला लिखना चाहूं, वेक्टर फॉर्म अगर फॉर्मूले के लिखना चाहूं, तो एक डायरेक्शन वाला फैक्टर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया है। तो इसका मतलब डायरेक्शन अटैच करनी पड़ेगी आपको। तो आप देख सकते हो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू तक आपका एक वेक्टर है यहाँ पे पी वेक्टर, जिसको हम डाइपोल मोमेंट वेक्टर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला भी अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा 2aq होता है। तो इस P की डायरेक्शन तो आप देख रहे हो उस साइड है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उसी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये वेक्टर की लेंथ ज्यादा है ये कम है, तो दिस माइनस दिस, तो नेट तो उसी तरफ आएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि P वेक्टर का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, P वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्शन अटैच हो जाएगी इसके साथ ही। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए बोर्ड को थोड़ा साफ करते हैं बस। तो ये फिगर तो आपको याद हो ही गया होगा कैसे कैसे चल रहा था। तो करते हैं इसको सोल्व। यहां से के क्यू क्या आ जाएगा कॉमन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस r प्लस ए स्क्वायर, और p वेक्टर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हमने कर ली। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये टर्म यहां आएगी, ये टर्म यहां आएगी, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की। तो करते हैं सोल्व। r प्लस ए स्क्वायर r माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस ए स्क्वायर r प्लस ए स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर।
ओके, इसको सोल्व करते हैं तो यहां से बनेगा आर स्क्वायर, यहां से भी जब इसको स्क्वायर वाली टर्म खोलेंगे तो आर स्क्वायर बनने वाला है, लेकिन इसके सामने नेगेटिव का साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा ए स्क्वायर, तो वो भी कैंसिल हो जाने वाले हैं। यहाँ पे आएगा 2ar और वहां भी आएगा -2ar, और माइनस के सामने एक और माइनस तो प्लस हो जाएगा वो, तो 2ar प्लस 2ar, ये बना 4ar डिवाइडेड बाय, देखो यहां पे क्या है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और अंदर एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, मल्टीप्लाई तो करनी ही है हमको। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर होल स्क्वायर था ही, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट के लिए पी यूनिट वेक्टर के तो हमारा साथ चल ही रहा था, और ये क्या आ रहा है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ओके, अब इसको भी आगे सोल्व किया जा सकता है। आप देखो यहां पे इस 4 को हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2, और यहां से मैं P, ये जो P है हमारा 2aq, ये हम बनाना चाहते हैं यहां पे, तो 2a और q, अगर मैं सिर्फ इस फैक्टर को देखता हूं तो क्या बनने वाला है 2aq, 2aq को तो मैं p लिख सकता हूं, तो इसके बजाय आप p लिख देना, तो ये आपने लिख दिया p। यहां पे आपका क्या आया हुआ है 2, तो 2 भी मैंने लिख दिया, और यहां पे आया हुआ है आपका k, और k का मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ यहां पे क्या बचा r आपका, तो ये r वेक्टर भी मैंने साथ में, सॉरी r भी मैंने साथ में लिख दिया है। और क्या बच रहा है यहां पे, ओके, तो और यहां पे बचा है ये नीचे वाली टर्म, और जो कि है हमारी आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और p यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो ये हमारा जो नेट फॉर्मूला है बन चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जिसको मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता था। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, जो कि हमको क्या बताता है, हमको बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो डाइपोल मोमेंट वाली है, जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है ना, वही डायरेक्शन कौन सी आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई है, जो कि क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। ओके, अब यहाँ पे एक स्पेशल केस हम करना चाहते हैं, जो कि क्या बताएगा हमको, देखना आपके बहुत बार ऐसा होने वाला है कि ये जो मॉलिक्यूल है ना आपका, ये तो आपको पता ही है बहुत ही स्मॉल है, मॉलिक्यूल तो बहुत स्मॉल होता है, तो इसका मतलब जो ए है ना, ए वो डिस्टेंस बहुत ही छोटी है, लेकिन इस आर का पता नहीं है हमको। तो अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहां पे जो आर डिस्टेंस है कि आप बहुत ही ज्यादा दूर निकाल रहे हो, जो डाइपोल की लेंथ है ना हमारी 2a, वो बहुत ही छोटी है, ए जो बहुत ही छोटे है और आर बहुत ही ज्यादा है, तो इसी केस में एक स्पेशल केस हम बना सकते हैं, जो कि कैसे निकलेगा देखना। फॉर्मूला याद रखना अभी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था। एक स्पेशल केस हमने पढ़ा जिसके अंदर a इज वेरी वेरी लेस देन r, तो a बहुत ही छोटी है, तो a स्क्वायर वाली टर्म और भी छोटी होंगी, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, लगभग लगभग 0 पुट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले में मैंने कर दिया पुट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो 0 हो गया है, ये 0 हो गया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर रेज टू पावर 4, और एक पावर कैंसिल करोगे तो नीचे सिर्फ 3 पावर बचने वाली हैं, तो ये एक फॉर्मूला बना
तो ये एक फॉर्मूला हमने स्पेशल केस के लिए बना लिया, एक लोकल फॉर्मूला जो कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है जब हमारा आर बहुत ही ज्यादा होता है और ए बहुत ही कम होता है। अब हम बात करने वाले हैं एक्सियल लाइन के बजाय इक्वेटोरियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन 1/4πε0 2p r³। ये आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ये हमारा टॉपिक होगा। तो एक डाइपोल बना लेते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज यहां पे, और ये डाइपोल का सेंटर, और इस पॉइंट पे निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा पी पॉइंट है आपकी बार, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये पी पॉइंट कहाँ है हमको ये एक इमेजिन करना है। तो आप देखो ये पी पॉइंट यहाँ के बजाय मैं यहां भी मान सकता हूं, यहां भी मान सकता हूं और यहां भी मान सकता हूं, क्योंकि है तो ये परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर ही ना, तो परपेंडिकुलर लाइन ही है ये। और वो लाइन ऐसे भी खींची जा सकती थी, वो लाइन तो ऐसे भी खींची जा सकती थी ना। ये डाइपोल और डाइपोल के ऊपर परपेंडिकुलर ये लाइन भी है आपकी, तो यहां पे इस पॉइंट पे भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, वो भी एक एक्सियल लाइन ही है। वो लाइन ऐसे भी जा सकती थी इससे ऐसे, वो भी परपेंडिकुलर का केस ही है। तो एक्चुअली लाइन की बजाय यहां पे एक प्लेन बनने वाला है, कुछ ऐसा प्लेन, इस तरीके का एक प्लेन बनने वाला है। तो इस पूरे ही प्लेन के ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो एक ही डायरेक्शन में आने वाली है। डिस्टेंसेस अलग अलग होंगी आपके सेंटर से, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन आपकी एक जैसे ही होती है। इसीलिए इस पूरे प्लेन के लिए एक ही फॉर्मूला हम बनाते हैं। अब करते हैं उसको सोल्व। एक पॉइंट मान लेते हैं इसी प्लेन के ऊपर कहीं भी, तो यहां मान लेते हैं हम, ये कोई पॉइंट हमने मान लिया। ये है अपना पी पॉइंट जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमको डिस्टेंसेस वगैरह देखनी पड़ेंगी। तो इस माइनस क्यू से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला जो है वो आउटसाइड बनता है, हमेशा बाहर की तरफ आउटवर्ड बनता है। इसको हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और ये जो पी पॉइंट हमने माना है वो हमारे डाइपोल के सेंटर से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। तो हम कितनी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, आर डिस्टेंस दूर निकाल रहे हैं। इस डिस्टेंस को हम ए मानते आए हैं, ये ए, और इस साइड भी ए होती है हमारी डिस्टेंस। तो ये ए है, ये आर है, तो ये वाली क्या बचेगी, ये बचेगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट बचेगी। ओके, माइनस चार्ज की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा अंदर की तरफ आता है, तो ये अंदर की तरफ हमने बना लिया और इसको लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। आपने एक चीज नोट करी कि ये ए है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी यहां से यहां तक डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आने वाली है। और यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू ही है। तो चार्ज सेम है आपके और आपका जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला माइनस क्यू वाला और प्लस क्यू वाला दोनों क्या आने वाले हैं, सेम ही आने वाले हैं। तो बिल्कुल आसानी से हम ये बात लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। फिर इसको ई ही लिख देते हैं हम, बार बार माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं लिखना पड़ेगा, ई ही इसको मान लेते हैं हम।
और यहां पे एक वेक्टर है हमारा p वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन आपको दिख रही है -q से +q की तरफ होती है, और ये जो हमारा p वेक्टर होता है वो 2aq होता ही है। ठीक है, अब हमने देखा कि ये एंगल यहां पे अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, तो ये वाला और ये वाला एंगल भी सेम मिलेगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। अगर इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन में यहां पे लगा लेता हूं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा निकलने वाला है। एक ये लाइन और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, ये जेड टाइप बन रहा है ना आपका। ओके, इसी तरीके से ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा आपका। दो लाइन और एक ये लाइन, ये एंगल थीटा तो ये भी आपका थीटा ही होता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे इसके और इस एंगल के साथ है आपकी। ये डिस्टेंसेस और ये डिस्टेंसेस आपकी सेम है, मैं लिख नहीं रहा हूं, फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। हमने देखा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट किए जा सकते हैं बिल्कुल आसानी से दो। अब मैं इसको E माइनस क्यू और प्लस क्यू नहीं, सिर्फ E ही लिख लेता हूं। ये भी E है, ये भी E है आपका। यहां पे इसका एक कंपोनेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ये हुआ आपका, और एक कंपोनेंट ये हो गया। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट आपका E cos थीटा होता है, और एंगल के बिना वाला कंपोनेंट आपका, यहां लिख लेते हैं इसको E प्लस क्यू, E माइनस क्यू इज इक्वल टू E, और एंगल के बिना वाला कंपोनेंट आपका E cos साइन थीटा से हम लिख देते हैं। इसी तरीके से नीचे ये वेक्टर भी आपका E है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट E cos थीटा। E cos थीटा यहाँ पे पहले भी आया हुआ है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स E cos थीटा कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा। और इसका जो नीचे वाला कंपोनेंट होगा ये बनेगा आपका E साइन थीटा। इसको यहां लिख लेते हैं। अब आपको पता है ये E साइन थीटा, ये E साइन थीटा, E तो वैसे ही इक्वल बताए मैंने, और ये वाला एंगल भी इक्वल ही बताया था, तो यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा ही है। तो इसका मतलब E साइन थीटा और ये E साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, तो आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। तो मैं ये बात भी लिख सकता हूं कि E साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसल्स ईच अदर। सिर्फ कौन से बचेंगे, सिर्फ आपके E cos थीटा वाले बचेंगे, और यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस P पॉइंट पे, या फिर आप इक्वेटोरियल लिख लो इसको डायरेक्ट ही, इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या आने वाला है, ये आने वाला है 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। अगर मैं डायरेक्शन की बात करना चाहूं यहां पे, तो आप देखना ये डायरेक्शन तो बिल्कुल अपोजिट आई है, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर आपका इस तरफ है, और ये हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो अपोजिट डायरेक्शन में आया है। तो मैं माइनस P कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, माइनस P कैप से। इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन को जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P वेक्टर के अपोजिट है। P मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट आई है, पीछे की तरफ आई है। पहले वाले में यहां क्या आया था, एक्सियल पे, एक्सियल में तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी वही आई थी ना, यहां अपोजिट आ रही है। अब बस इसको सोल्व करना है, हमको वैल्यूज पुट करनी है। यहां से दिस इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर ऑफ द चार्ज, या तो इस चार्ज की वजह से या फिर इस चार्ज की वजह से, क्योंकि E क्या है आपका, E आपका माइनस क्यू या प्लस क्यू की वजह से है ना, तो किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस कितनी है, यहां से भी उतनी ही है, यहां से भी उतनी ही है, तो इसका मतलब r² + a² के अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे
तो वह कैंसिल हो जाने वाला है, स्क्वायर और अंडर रूट आपके। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। ओके, इसके साथ और क्या बचा, कोस थीटा बचा हुआ है। कोस थीटा को और देख लेते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में, जैसे कि ये ट्राइंगल ले लो, इस ट्राइंगल में कोस थीटा निकाल लो। कोस थीटा होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका ए, हाइपोटेन्यूज क्या है ये वाला, तो ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये साथ में टर्म और आ जाती है। दिस इज इक्वल टू, यहां पे आया हुआ है 2a³ डिवाइडेड बाय 1 पावर यहां 1/2 पावर यहां 1.5 पावर हो गई है, मतलब 3/2 पावर हो गई है। आपको पता है 2a³ क्या होता है, 2a³ तो डाइपोल मूवमेंट होता है आपका। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया p से, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू, ये तो हो गया आपका p, ये हो गया आपका आर स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2। इसके साथ में एक चीज और चल रही थी हमारी पी कैप, डायरेक्शन को बताने के लिए, और एक चल रहा था साथ में माइनस, तो माइनस पी कैप माइनस पी कैप, और यहां बचा के, और के मतलब 1/4πε0। तो ये हमारा नेट रिजल्टेंट फॉर्मूला आ चुका है इक्वेटोरियल प्लेन के लिए। क्या फर्क आया है, तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, वहां पे 2p था, यहाँ पे p आया है। नीचे वाले फैक्टर कुछ कुछ लगभग सेम ही आने वाले हैं। कैसे, देखो यहाँ पे भी एक अगर हम स्पेशल केस करते हैं, जैसे वहां पे हमने किया था कि इफ a इज वेरी वेरी लेस देन r, देन a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कर दिया। क्या आया, ये बना E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -1/4πε0 2p। ए स्क्वायर को अगर 0 पुट कर दिया है तो आर स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 पावर बची सिर्फ, और p यूनिट वेक्टर। ये वाला फॉर्मूला हमारा बना है इक्वेटोरियल लाइन के लिए। ये माइनस जो सिंबल है सिर्फ किसको बताता है, यहां पे 2 नहीं था, ये जो माइनस सिंबल है वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए आया हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए, कि p के अपोजिट डायरेक्शन आई है। पहले p के साथ आई थी एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे e के बिल्कुल नेगेटिव आई है। यहाँ 2p आया है, यहाँ पे सिंगल p आया है, बाकी कोई फॉर्मूले में चेंजेस नहीं है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूं, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहूं, तो क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ये आया था 1/4πε0 2pr³, और इक्वेटोरियल लाइन का आया है 1/4πε0, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का डबल कर देंगे तो एक्सियल लाइन पे आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तब जब a इज वेरी वेरी लेस देन r, सिर्फ उसी कंडीशन में। ओके, यहां से आपने एक चीज और नोट करी है, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस आया है। पॉइंट चार्ज के अंदर जो डिस्टेंस के साथ रिलेशन आता है वो E के स्क्वायर R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डाइपोल में यही फैक्टर आपका क्यूब के आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ये एक पॉइंट चार्ज में और एक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस है। थैंक यू।